आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी सेट वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है, निवल बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। तो निवल बोया गया क्षेत्र है ना कि वह भूमि चाहे वह खेत जिस पे फसलें उगाई व काटी जाती वह निवल क्षेत्र कहलाता है। और सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, जिसे और किसी दिए गए वर्ष में एक या कई बार बोया गया कुल क्षेत्र। जब एक ही भूमि पर एक फसल दो बार बोई जाती है उस क्षेत्र को GCA कहने का मतलब सकल भूमि कहा जाता है, दो बार गिना जाता है। दूसरी ओर शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें फसलें बोई जाती है और लेकिन केवल एक बार गिना जाता है। सेकेंड नंबर है, दूसरा नंबर, भारत के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेश का नाम बताया। तो 4 बड़े औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश, मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश। ये सभी क्या है, प्रौद्योगिक प्रदेश है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो अपरंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। सुएज नहर के बारे में बताइए। तो सुएज नहर क्या है, इनका निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद तथा दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज पतन के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया जाता है। सुएज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक प्रदेश मार्ग प्रदान करता है और लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में इसको क्या करता है, कम करता है। सुएज नहर जलबंधकों से रहित एवं समुद्र सतह के बराबर है, जो लगभग 160 किलोमीटर है। लंबी कितना है, 11 से 15 मीटर लंबी है। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, इनके विकास प्रभावित करने वाले कारक, मतलब परिवहन का प्रमुख जो मेन साधन कौन सा है उनको बताना है और इसको प्रभावित करने वाले मतलब कुछ लाभ हो या हानि हो उसके बारे में बताना है। तो भारत के परिवहन के प्रमुख साधन निम्न है। पहला क्या है, स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत पाइपलाइन परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन आते हैं। भारत में 1943 में सड़कों के विकास का प्रथम प्रयास नागपुर योजना के अंतर्गत किया गया। जल परिवहन क्या है, यह सबसे सस्ता एवं परिवहन का साधन है। जल परिवहन जो नाव के द्वारा जा सकते हैं। वायु परिवहन, ये एयर ट्रांसपोर्ट, ये सबसे तीव्रतम एवं महंगी परिवहन है। आप अगर हवाई जहाज से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही। भारत में परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जनसंख्या घनत्व, स्थलाकृति, जलवायु, आर्थिक कारक, पर्यटन, संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सरकारी नीति और राष्ट्र का कुल राष्ट्रीय आय। भारत के परिवहन को प्रभावित करने वाले इनको मेन कारक है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय आपको बता देगा। सरकारी नीति तो GST ज़्यादा लगाएगा तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की उद्देश्य क्या था। तो नई औद्योगिक नीति है 1991 का मुख्य उद्देश्य था बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना। मतलब क्या क्या वहाँ पे मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं। दक्षता को बढ़ाना और उदारीकरण क्या है, क्या सरकारी नियंत्रण को कमी को संदर्भित करता है। देश में व्यवसाय या आर्थिक गतिविधियों पर विभिन्न सरकार के सरकारी नियम और नियंत्रण को कम हो। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से हम यह समझते हैं कि यह सूचना से संबंधित उद्योग है, जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेलीविजन, पेजर, रडार, सेलुलर और टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर का हार्डवेयर या सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन हैं और इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट
नए उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहता है। अतः इसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है? क्या भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। यह गुजरात व महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों में के बहुत ही निकट, बहुत ही नजदीक है। भारत में सूती वस्त्र के दो सेक्टर हैं। पहला संगठित सेक्टर क्या है? तो इसमें सूती वस्त्र मिलों में सूती धागा व सूती वस्त्रों का निर्माण आधुनिक मशीनों की सहायता से किया जाता है। और दूसरा है असंगठित सेक्टर। इसमें सूती वस्त्र व धागे का निर्माण हथकरघा एवं विद्युत करघा के माध्यम से किए जाते हैं। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग एवं केंद्रों के नाम हैं। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में बोकारो जिले में स्थित है। यह सोवियत सहायता से स्थापित भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 1964 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग का आधारभूत उद्योग है। अन्य उद्योगों का जनक भी माना जाता है। इसमें विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीन एवं षड्यंत्र, कृषि के उपकरण का परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। इसे आप देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, टाटा आयरन स्टील और कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी IISCO, विस्बरया आयरन स्टील लिमिटेड BISL, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, अतिरिक्त बोकारो झारखंड, सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। मानव स्वास्थ्य पर वायु परिवहन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, जो मानव स्वास्थ्य आपके बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण से फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र और परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है। इसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हानियां भी होती है। अगला हरित रासायनिकी क्या है? हरित रासायनिकी और रासायनिक उत्पाद व प्रक्रिया का वह प्रारूप है जो वातावरण में हानिकारक तत्वों के पैदा होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? कम करते हैं या खत्म करते हैं। इसका संबंध किसी रासायनिक उत्पाद के संपूर्ण जीवन चक्र, प्रारूप, उत्पादन, उपयोग और अंतः निष्पादन तक रहता है। हरित रासायनिक को सतह पोषणीय रासायनिकी भी कहा जाता है। यह प्रदूषण को रोकता है, मानव स्वास्थ्य और वातावरण पर रासायनिक उत्पाद प्रभाव को क्या करता है? कम करता है, मतलब नीचे लेवल तक करता है। कम हानिकारक रासायनिक उत्पाद तैयार करने की विधि को बतलाता है। ठीक है, 12 नंबर देखेंगे, स्मॉग क्या है? स्मॉग यह वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। कोहरे, धूल, वायु प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य प्रदूषकों का एक जहरीला क्या है? संयोजन है, जो जमीनी स्तर के ओजोन को घनी परत उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है। वो क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वन आधारित उद्योग जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग जो कागज को बनाने में यूज करते हैं, कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सुझाएं। तो जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन है जो अंततः किसी भी जीवित जीव के लिए हानिकारक परिणाम देता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार क्या क्या है? तो घरों से निकले कचरों को नदी या तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मछली को भी दिक्कत होगा, वह जिधर बह करके जाएगा उधर भी दिक्कत करेगा। कारखानों से निकले अपशिष्ट एवं मलजल को बिना शोधित किए नदियों व तालाबों में विसर्जन नहीं करना चाहिए। नगर पालिकाओं को सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था
करनी चाहिए। जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपयोगी और कारगर कानून बनाना चाहिए, उसे सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि जल प्रदूषण को हम रोक सकें। उष्माद्वीप क्या है? तो नगर के केंद्रीय भाग में बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास प्रदान करने एवं अन्य कार्यों के लिए विशाल सीमेंट कंक्रीट के ढांचे बनाए जाते हैं। इससे वातावरण का तापमान बहुत क्या होता है, अधिक हो जाता है। गर्मियों में इनमें रहना दूभर हो जाता है। इस तप केंद्रीय भाग को उष्माद्वीप कहा जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे नोएडा तथा बरौनी के महत्व को बारे में बताएं। ठीक है, तो महत्व क्या है? नोएडा गुड़गांव दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो दिल्ली से सटे स्थित है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह उन्मुख विद्युत इंजीनियरिंग के हल्के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण, जो हल्के हल्के सामान छोटे छोटे होते हैं वो मिलते हैं। यह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी अग्रणी औद्योगिक प्रदेश है। बरौनी क्या है? बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में है। यह दक्षिण और मध्य बिहार से राजेंद्र पुल से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां तेल शोधक कारखाना, पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, रासायनिक उद्योग विकसित हैं। यह बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। बरौनी जमशेदपुर और पुणे शहर के महत्व को बताएं। तो जमशेदपुर क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज इत्यादि खनिज पदार्थों के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लोहा इस्पात के अतिरिक्त मध्यम एवं भारी व्यापारिक वाहन, रेल का इंजन इत्यादि का निर्माण कहाँ होता है? जमशेदपुर में। और पुणे क्या है? पुणे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। 10 लाखी नगर तथा औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगर है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, उत्तम कोटि के साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि का निर्माण होता है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है पुणे। भारत में किन्हीं 2 व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख कीजिए। तो 2 संवर्गों का उल्लेख क्या है? प्राथमिक व्यवसाय क्या है? इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि, खनन का कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। उनका कार्य क्षेत्र घर से क्या होता है? बाहर होता है। ये प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीयक व्यवसाय क्या है? द्वितीयक गतिविधियां प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। मतलब जो एक हो गया कच्चे माल जो सस्ते दामों पर खरीदे और महंगे दामों पे बेचे। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, कपास सस्ता में खरीदे और वस्त्र को महंगा में बेच दिए। गन्ना से चीनी बनाना, लौह अयस्क के इस्पात बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीयक व्यवसाय। इस प्रकार द्वितीयक प्रक्रिया का विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है उदारीकरण क्या है? उदारीकरण के लाभों को लिखे। तो उदारीकरण आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्योगों और व्यापार में लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चलने वाले कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र में दे दिया गया। जो घाटा में चल रहा है वो दूसरे को दे दिया गया। कुछ उद्योग के शेयर वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को दे दिए गए हैं। विदेश पूंजी निवेश पर प्रतिबंध हटाया गया। विदेशी तकनीक के प्रवेश का उदारीकरण हुआ। औद्योगिक स्थानीयकरण में भी उदारता प्रदान की गई। इस उद्योगों का बड़ा लाभ हुआ। हरित क्रांति की व्याख्या करें। 1960 के दशक में भारत में खदानों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाई गई एक नीति है जो हरित क्रांति का है। इसे हरित क्रांति में बताया गया क्या कि जब फसल अच्छे अगर बिहार में नहीं होता था, भारत में नहीं होता था,
तो एक अच्छे किस्म का फसल ला करके यहाँ दिया गया। वास्तव में इस काल में अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं, जिसको मैक्सिको, एवं चावल फिलीपींस की किस्मों को पैकेट प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ अपनाया गया। इस प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति अपेक्षित। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि पे आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खदानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में विशेषकर 1970 के दशक के अंत में हरित क्रांति देश में सिंचित भागों तक ही सीमित रहा, मतलब उससे और ज़्यादा तक नहीं गया। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ती और इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में फैली। हरित क्रांति का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि रासायनिक खाद और अधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ, उत्पादन में क्या हो गई, कमी हो गई।